नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन के खिलाफ नेपाल में जिस तरह युवा सड़कों पर निकले और संसद को आग के हवाले कर दिया, उस जेन जी के प्रचंड गुस्से को देखते हुए केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब नेपाल की अंतरिम सरकार की कमान सुशीला कर्की के हाथों में है। पर बात यही खत्म नहीं होती, फिर होड़ लगी है अपनी बात कहने की। दिनों दिन दूसरे की बात सुनने की क्षमता कम होती जा रही है। जरा याद कीजिए, दिल्ली में निर्भया कांड के बाद टेलीविजन न्यूज चैनलों के जरिए प्रदर्शनकारियों की बातें लोगों तक पहुंची। इसी तरह अन्ना आंदोलन से जुड़ी खबरें टीवी न्यूज चैनलों के जरिए लोगों तक पहुंची और लोगों ने अपनी राय बनाई। तब सोशल मीडिया का प्रभाव इतना अधिक नहीं बढ़ा था। न्यूज चैनलों के पास किसी भी खबर को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पहले फिल्टर और फिर क्रॉस चेक का अपना मैकेनिज्म है। किसी खबर को प्रसारित करने के पहले संपादक सोचता है कि उस खबर का समाज पर क्या असर पड़ेगा। वो साल 2011 का था और महीना अप्रैल का। दिल्ली के जंतर मंतर पर समाज सेवी अन्ना हजारे ने जन लोकपाल विधेयक के लिए भूख हड़ताल की। मकसद था सरकारी सिस्टम से भ्रष्टाचार का खात्मा। अन्ना के पीछे खड़ी थी टीम केजरीवाल, सोशल मीडिया और तकनीक के इस्तेमाल में एक्सपर्ट। जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक से निकली आंदोलन के बाद देश के हर हिस्से तक टेलीविजन न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया के जरिए पहुंची। किसी भी खबर को प्रसारित करने के लिए न्यूज चैनलों का अपना SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, जिसके केंद्र में संविधान और हम भारत के लोग हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने हर शख्स को अपनी बात अपने तरीके से कहने के लिए खुला मंच दे दिया है। जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ तो हमने देखा कि सोशल मीडिया ने एक भूमिका निभाई अन्ना हजारे को खड़ा करने में, और उसके बाद दिल्ली में सरकार बदलने में। दिल्ली की राजधानी की जो सरकार बदली, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार आई, उसमें सोशल मीडिया की शक्ति का भी बड़ा हिस्सा रहा। साल 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। लोगों ने न्यूज चैनलों के जरिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश भर की चिंताओं को देखा, सुना और महसूस किया। इसके बाद सरकार को महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कई कदम उठाने पड़े। आज के तारीख में समाज में किसी भी घटना या हलचल को प्रसारित करने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सोशल मीडिया ने लोगों को बोलने की आजादी दी, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन यानी फेक न्यूज और आधी अधूरी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए निजी स्वार्थों के लिए फैलाई जा रही। कभी ये किसी के निजी एजेंडे का हिस्सा होती है तो कभी राजनीतिक मकसद को हासिल करने का हथियार बन जाती। कोई अगर ये कहे कि सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके क्रांति कर सकता है तो ये तो संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि अगर लोगों में बेचैनी नहीं है, अगर लोगों के अंदर सरकार के प्रति अविश्वास नहीं है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, उनकी इच्छाएं आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, तब लोगों के अंदर एक गुस्सा फैलता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस गुस्से को सिर्फ एक आवाज देते हैं। हाल ही में फेक न्यूज को लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताते हुए संसद की स्थायी समिति ने सख्त कदम उठाने की सिफारिश की। समिति ने कहा है कि प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों में फैक्ट चेकिंग सिस्टम और आंतरिक लोकपाल अनिवार्य हो। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे रोकेगी। सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के फैसले के बाद भारत में डेटा सुरक्षा कानून 2023 में बना, लेकिन सोशल मीडिया कंपनियों के दबाव की वजह से इसको 2 साल से लागू नहीं किया जा रहा है। दूसरा, संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में अभी कहा गया है कि बढ़ते फेक न्यूज के खतरे की वजह से जो इन कंपनियों को सेफ हार्बर का दर्जा मिला उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारत में फेक न्यूज पर हल्ला ज्यादा होता है, लेकिन फेक न्यूज की अभी तक कानूनी परिभाषा ही निर्धारित नहीं की गई है। एक आंकड़े के मुताबिक हमारे देश में करीब 100 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं। फेसबुक पर 38 करोड़ से अधिक तो इंस्टाग्राम पर 41 करोड़ से अधिक अकाउंट हैं। हमारे देश में एक आदमी रोजाना 5 से 5.5 घंटे स्मार्टफोन की स्क्रीन निहारने में खर्च करता है। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए
दूसरों से कनेक्शन जोड़ने का रास्ता हर कोई अपने नफा नुकसान के हिसाब से तलाश रहा है। स्मार्टफोन ने सबको स्वघोषित पत्रकार और सोशल मीडिया ने ब्रॉडकास्टर बना दिया है, जहां सूचना या खबर को क्रॉस चेक या फिल्टर करने का मैकेनिज्म नहीं है। सोशल मीडिया पर कब और कौन सी खबर वायरल हो जाएगी या वायरल करा दी जाएगी कहना मुश्किल है। पिछले दिनों बिहार में एक मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द कहे गए। उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल हुआ। ये किसी सामान्य कार्यकर्ता द्वारा किया गया, जो निंदनीय है। इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर इतना तूल दिया गया कि देश के ज्यादातर लोगों तक ये बात पहुंच गई कि पीएम मोदी और उनकी मां का अपमान किया गया। इसी तरह हाल में एआई की मदद से बना एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां के बीच संवाद है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एआई और सोशल मीडिया के जरिए लोकतंत्र में इसी तरह नैरेटिव गढ़ने का खेल होगा? ये लोकतंत्र की सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है? आज की वोट चोरी डन हो गए। ये बिहार की चुनावी राजनीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल की एक तस्वीर भर है। सियासी विरोधियों को घेरने का नए दौर का तौर तरीका है। पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो मामले में अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ऐसे कई एआई जनरेटेड वीडियो और मीम सोशल मीडिया पर वायरल है। चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने और दूसरों की सियासी जमीन खिसकाने के लिए सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। आज एल्गोरिदम के जरिए सोशल मीडिया को प्रभावित करना संभव है, क्योंकि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, जनरेटिव एआई का युग है, जब फेक न्यूज़ बनाना संभव है, जब डीप फेक वीडियो बनाना संभव है। ऐसे वीडियो जो कभी घटे ही नहीं, जो कभी घटित ही नहीं हुए, लेकिन हम उनको आज बनाने की स्थिति में हैं। और आज बॉट्स बनाना संभव है, जो ट्विटर पर जैसे आपने देखा होगा कि बॉट्स होते हैं जो अपने आप टिप्पणियां करते रहते हैं, अपने आप लोगों को मॉनिटर करते रहते हैं, वो इंसान नहीं है। तो जब ये सब हो रहा है, जब मशीनी तरीके से कंटेंट बनाया जा सकता है, कमेंट किए जा सकते हैं, कमेंट का विश्लेषण किया जा सकता है, सब कुछ काम मशीनी तरीके से हो सकता है, तो स्वाभाविक है कि उसमें मैनिपुलेशन की संभावना बनती है। बिहार में 7.25 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन यूजर हैं। वहीं प्रदेश में फेसबुक यूजर की संख्या 3.50 करोड़ के आसपास है। सूबे में सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या करीब 7 करोड़ के आसपास है। बिहार की आबादी में 2/3 युवा है। ऐसे में बिहार के सियासी अखाड़े में खड़ी सभी सियासी पार्टियां सोशल मीडिया के जरिए लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। अभी भारत में प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों की एक मीटिंग किया और जो सांसद सोशल मीडिया में जिनका कमजोर प्रबंधन था उनको येलो कार्ड दिखाया गया। तो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया डिप्लोमेसी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। इसमें खतरे दो हैं। पहला ये कि कई बार ऑथेंटिक इसमें चीजें नहीं आ पाती हैं। दूसरा 1/3 कम से कम 1/3 जो खाते हैं वो बोगस खाते हैं। उन बोगस खातों के माध्यम से या फर्जी एल्गोरिदम के माध्यम से जब चीज़ों को बढ़ावा देने का कोशिश होती है तो सत्य की बजाय जैसा बोला गया है कि जब तक सच अपने जूते पहनता है तो झूठ दुनिया के पूरे चक्कर लगा लेता है। इस लिहाज से ये डिप्लोमेसी के लिहाज से कई बार अस्थिरता बढ़ाने या झूठ बढ़ाने का माध्यम बन गया है। बिहार के चुनावी अखाड़े में खड़ी जनस्वराज पार्टी के फेसबुक पर 21 लाख फॉलोवर हैं। वहीं आरजेडी के फेसबुक पर 13 लाख फॉलोवर, तो बिहार कांग्रेस के फेसबुक पर 8 लाख फॉलोवर हैं। बीजेपी के फेसबुक पर 12 लाख तो जेडीयू के 9,98,000 फॉलोवर हैं। ऐसे में चुनावी मौसम में सभी राजनीतिक दलों की सोशल मीडिया पर टीम सुपर एक्टिव है। हम रोजगार मांगते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया के जरिए न सिर्फ कैंपेन को धार दी जा रही, बल्कि नेता व्यक्तिगत स्तर पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी सियासत को उधार दे रहे हैं। अपने फॉलोअर्स की संख्या का हवाला देते हुए पार्टी के बड़े नेताओं से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पार्टियां भी टिकटों के बंटवारे के दौरान उम्मीदवारों की लोकप्रियता का एक पैमाना फॉलोअर्स की संख्या को मानने लगी। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना जरूरी बन गया है। सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, सरकार भी सोशल मीडिया के महत्व को शिद्दत से महसूस कर रही है और सरकारी नीतियों के प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार के किसी भी कैंपेन को सफल बनाने के लिए या सरकारी योजनाओं का फायदा जरूरतमंदों तक पहुंचाने में भी सोशल मीडिया बड़ी भूमिका निभा रहा है।
बिहार विधानसभा चुनाव में भी सोशल मीडिया हैंडल से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के साइबर सिपाही मैदान में डटे हुए हैं, जहां उनका काम ऐसी खबरों को वायरल करना है जो विरोधी पक्ष की ताकत को कमजोर करते हैं। राजनीतिक दल भी टिकटों के बंटवारे से लेकर नेताओं की हैसियत आंकने तक में उनके फॉलोअर्स का ध्यान रखते हैं। ऐसे में तेजी से बदलती दुनिया में इंटरनेट और सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल राजनीतिक दल अपने तरीके से कर रहे हैं। बिजनेस कंपनियां अपने फायदे के नजरिए से और आम आदमी अपने हिसाब से। राजनीतिक दल और नेता पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में फेक न्यूज और सूचनाओं को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की प्रवृत्ति तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जो लोगों की सामूहिक चेतना को प्रभावित कर रहे हैं। सच को झूठ और झूठ को सच बताने का खेल भी सोशल मीडिया के जरिए धड़ल्ले से चल रहा है। इसे कुछ समाजशास्त्री लोकतंत्र के लिए लाभकारी मानते हैं, जबकि कुछ इसे बहुत ज्यादा हानिकारक बताते हैं। डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं। बहुत पहले ही प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि डीप फेक एक बड़ा खतरा है। इसमें समाज में अशांति पैदा करने की क्षमता है। बॉलीवुड के कई नामी एक्टर भी डीप फेक के शिकार बन चुके हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है कि इसके जरिए किसी भी फोटो या वीडियो में बदलाव या छेड़छाड़ किया जा सकता है। फर्जी वीडियो हकीकत में इतना करीब लगता है कि लोग गलत को ही सही मान लेते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि युवा से बुजुर्ग तक, लोकतंत्र से बाजार तंत्र तक और सामाजिक ताने बाने से सत्ता तंत्र तक को प्रभावित करने वाली टेक कंपनियों को कड़े रेगुलेशन के दायरे में कैसे और कब लाया जाएगा। भारत में भी सोशल मीडिया के बारे में एक ऊहापोह की स्थिति है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में सोशल मीडिया कंपनियां नियमन से बाहर हो रही हैं। इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के साथ एक सामाजिक व्यवस्था में जो एक उद्वेलन हो रहा है और एक सार्वभौमिक जो सरकार की ताकत है या जो संवैधानिक उत्तरदायित्व हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो दोनों को अलग अलग करने की आवश्यकता है, जिससे कि कानून का शासन बने रहने के साथ लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। सोशल मीडिया की मदद से जिस तरह आधी अधूरी सूचनाओं को पहुंचाकर लोगों की सामूहिक चेतना को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, इससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचने के चांस ज्यादा है। दूसरी ओर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से आम आदमी की आवाज को भी जिस तरह से ताकत मिली है, इसे लोकतांत्रिक संबंधों को मजबूती देने में धागे की तरह भी देखा जा रहा है। दुनिया के हर हिस्से में कई मौकों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कॉमन मैन की आवाज बना तो कभी स्वार्थी लोगों के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले औजार के तौर पर भी इस्तेमाल होता दिखा है। आज की तारीख में सोशल मीडिया आम आदमी के हाथों में एक ताकतवर हथियार की तरह है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी समझ के मुताबिक करता है, पर इसे पूरी तरह कंट्रोल करना असंभव है। इसके फायदे तो अनेक हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने पर नुकसान भी बहुत होता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने और मतदाता जागरूकता बढ़ाने में सोशल मीडिया सक्षम है, पर इसका दुरुपयोग चुनावी प्रक्रिया को कमजोर भी बना सकता है। फर्जी खबरें, डीप फेक और माइक्रो टारगेटिंग जैसे खतरे लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाते हैं। कूटनीति में भी इसके बढ़ते इस्तेमाल ने पारंपरिक ढंग से आपसी सहमति और बंद कमरों में गंभीर वैश्विक मुद्दों को सुलझाने की सोच को कमजोर किया है। सोशल मीडिया की मदद से छोटे मुल्कों में तख्ता पलट जैसे प्रयोग ने दुनिया में नए तरह की चिंता पैदा कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि सड़कों पर उतरे जेनजी का आक्रोश क्या वास्तव में उनकी अपनी आवाज थी, या वे किसी और के एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में तख्ता पलट करने वाले जेनजी सही मायने में जनता की आवाज थे, न कि महाशक्तियों की शक्ति संतुलन और राजनीतिक जोर आजमाइश का मोहरा। इस पर गंभीरता से मंथन की जरूरत है, जिससे सोशल मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने वाला साधन बने, न कि उनके लिए खतरा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही गंभीर मुद्दे के साथ, जिसे जानना और समझना
हम सब के लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। Co-presented by Muthoot Finance, India's largest gold loan NBFC. Berger Paints, paint your imagination. Co-powered by पिछले साल अगस्त महीने में बांग्लादेश में छात्र सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन, गोलीबारी, कर्फ्यू के बीच शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ना पड़ा। वहां भी जेन-ज़ी को छेड़ने वाला सूत्र सोशल मीडिया ही था। थोड़ा और पीछे चले तो जुलाई 2022 में श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ था। जेन-ज़ी कोलंबो की सड़कों पर उतरी और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा देकर मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि जो काम कभी बंदूक, तोप, टैंक और लड़ाकू विमानों की मदद से होता था, अब वो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम के जरिए कैसे होने लगा है। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो युवाओं को सत्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ उकसा रही हैं? लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया को सोशल मीडिया किस हद तक प्रभावित कर रहा है? नेताओं को जमीनी स्तर की जगह सोशल मीडिया पर अपनी इमेज चमकाने की चिंता क्यों सता रही है? चुनाव में किसी की इमेज बिगाड़ने या नैरेटिव बदलने के लिए किस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है? हर हाथ में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की शक्ति ने किस तरह से समाज, सियासत और सत्ता सरोकारों को प्रभावित किया है? आज ऐसे ही कुछ गंभीर सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम सोशल मीडिया का ज्वार भाटा में। इस हफ्ते सोशल मीडिया की वजह से नेपाल में जो कुछ हुआ उसकी तुलना समंदर में उठने वाले ज्वार से की जा सकती है। अब नेपाल में हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं, तो इसकी तुलना भाटा से की जा सकती है। समंदर में ज्वार भाटा घूमती हुई पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है, पर सोशल मीडिया के कारण समाज में कब हलचल पैदा हो जाए, सत्ता प्रतिष्ठानों के सामने युवा आक्रोश सुनामी की तरह सामने आ जाए, कहना मुश्किल है। आखिर नेपाल के युवाओं को इस हद तक किसने भड़काया कि उन्होंने अपने देश की संसद तक को फूंक डाला, ताकतवर मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जला दिया। इस आक्रोश का ट्रिगर पॉइंट सोशल मीडिया पर बैन तो हो सकता, लेकिन नेपाल के युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए एकजुट करने और चार्ज करने का काम 1 या 2 दिन में नहीं हो सकता। ये सच है कि आज का युवा यानी जेन-ज़ी सोशल मीडिया के बीच पला और बढ़ा है। उसके हाव भाव पर सोशल मीडिया का प्रभाव है। जेन-ज़ी के लिए व्हाट्सएप चैट रूम है, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक चौक चौराहा और यूट्यूब यूनिवर्सिटी की तरह। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके एल्गोरिदम पर अमेरिका का वर्चस्व है। ऐसे में सबसे पहले समझते हैं कि नेपाल से श्रीलंका तक सत्ता परिवर्तन में सोशल मीडिया किस तरह हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। नेपाल में छात्रों ने इधर प्रचंड विरोध प्रदर्शन किया, उधर केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। फटाफट आंदोलन, फटाफट असर। ये सोशल मीडिया के दौर में एक्शन का रिएक्शन है। पिछले 3.5 साल से रूस और यूक्रेन युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। कुछ महीना पहले इजराइल और ईरान भी आमने सामने आए, दोनों ओर से जमकर मिसाइलें चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इजराइल हमास के बीच भी लंबी लड़ाई और बर्बादी के बाद युद्ध विराम पर सहमति बनी, लेकिन हथियारों से जो लड़ाई लड़ी और जीती जा रही है, उससे कई गुना तेज नतीजे सोशल मीडिया की मदद से लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के निकल रहे हैं। किसी भी मुल्क की जमी जमाई सरकारों को गिराने में मिलिट्री, विपक्षी पार्टियां या जनता से बहुत तेज सोशल मीडिया एल्गोरिदम साबित हो रहा है। हुक्मरानों को उखाड़ फेंकने में स्मार्टफोन के स्क्रीन पर चलने वाली अंगुलियां बंदूक का ट्रिगर दबाने से अधिक ताकतवर साबित हो रही। नेपाल में भी ऐसा ही हुआ।
ये जो हथियार है ये आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति के तौर पर उभर के सामने आएगा। हमने अभी जिस तरीके से नेपाल में देखा है कि नेपाल में युवा जो सबसे ज्यादा मोबाइल फोन के साथ जुड़ा हुआ है, वो कैसे एकजुट होकर उसने एक इतनी बड़े जन आंदोलन को, जन विद्रोह को की शक्ल दी है। वो तब तक संभव नहीं था जब तक कि मोबाइल फोन नहीं होता। जैसे ही उन्होंने मोबाइल फोन बंद किया वैसे ही लोगों का गुस्सा पूरी तरीके से भड़क गया। तो ये जो हथियार है, मुझे लगता है कि ये एक तरफ तो लोकतंत्र को मजबूत करता है क्योंकि हर आदमी को आवाज देता है, हर आदमी को बोलने का अधिकार देता है, और वो किसी टीवी चैनल्स पे या किसी अखबार की तरफ मजबूर नहीं है कि वो जो बताएंगे वही सुनेगा। वो खुद भी अपना कैमरा उठा के अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकता है, लोग उसकी बातों को अगर ठीक है तो सुनाई पड़ सकता है। तो ये अपने आप में क्रांति, बहुत बड़ी क्रांति है, और ये आने वाले दिनों में जो है बहुत कुछ बदलाव दुनिया के अंदर, देश के अंदर लाएगा। तो नेपाल में ये हुआ है कि जो भी ये ग्रुप्स थे मेजरली जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन लोगों में जो कोऑर्डिनेशन का काम था, ये रोल जो है वो सोशल मीडिया ने प्ले किया, और उसके वजह से ये जो प्रोटेस्ट हुआ ये बहुत पावरफुल हुआ, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स जो थे, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ मिलना है, कुछ प्लान चेंज हुआ है, क्या बोलना है, किस तरीके से ये प्रोटेस्ट को करना है, क्या तोड़ना है, फोड़ना है, ये सारा कोऑर्डिनेशन जो था, और उनके जो लीडर्स थे, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया के ज़रिए इनकी जो मॉब थी या ये जो भी इनके ग्रुप मेंबर्स थे, इन तक ये पहुंचाया जा रहा था। एंड इसके वजह से इसका इफ़ेक्टिवनेस या इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो हाईलाइट हुई, एंड जो भी इम्पैक्ट हुआ वो हमने देखा ही है। असंतोष की आग में नेपाल के युवा पहले से धधक रहे थे। अफवाह और असंतोष की आवाजों को दबाने के लिए नेपाल की हुकूमत ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप को बंद करने का फरमान सुनाया। कुछ घंटे के भीतर ही यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रचंड प्रदर्शन शुरू हो गया। सेना के लिए हालात संभालना मुश्किल हो गया। ओली सरकार के मंत्रियों को जान बचाकर छिपना पड़ा और खुद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। यह सब हुआ करीब 36 घंटे के भीतर। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सोशल मीडिया ने जिंजी को बेहिसाब ताकतवर बना दिया है, या इस ताकत के पीछे भी कोई है? बाहरी ताकतें और खासकर विदेशी ताकतें जिनको कि इस रीजन में, जिसको हम एशिया और साउथ एशिया रीजन के अंदर अपनी घुसपैठ करनी है और अपने पैर जमाने हैं, ये इस तरह के छोटे छोटे देश जो होते हैं जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, उनको आसानी के साथ टारगेट किया जा सकता है। वहाँ की जो आज की डेट में सोशो और खासकर इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको वो लेवरेज करके, उसको वो आधार बना के अपनी घुसपैठ कर पाने में सफल हो पाते हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पर कोशिश करते हैं कि किसी तरह से रूल किया जाए जिससे कि उनको एक अपने पैर जमाने में ज़्यादा आसानी हो। बांग्लादेश में पिछले साल आरक्षण के मुद्दे पर छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया ने छात्रों के इस आंदोलन को बांग्लादेश के राष्ट्रीय फलक पर बड़ी पहचान दी। स्लोगन, वीडियो, मीम्स के जरिए बांग्लादेश के छात्र आपस में जुड़ते हुए ढाका तक पहुंच गए। सोशल मीडिया एल्गोरिदम लाखों युवाओं को ढाका की सड़कों पर उतार चुका है। तब ऐसी खबरें आई कि सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी युवाओं को भड़काने का काम विदेशी जमीन से हो रहा था। नतीजा ये रहा कि 5 अगस्त 2024 को हालात इतने बेकाबू हो गए कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ना बेहतर समझा। साल 2022 में श्रीलंका में आर्थिक हालात गंभीर हो गए। लोगों के लिए रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतें जुटाना मुश्किल होने लगा। ऐसे में मुल्क में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसने एक जन आंदोलन की शक्ल ले ली। इसमें भी सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई। प्रदर्शनकारी कोलंबो की सड़कों पर आगे बढ़े और राष्ट्रीय आवास से लेकर संसद तक सभी प्रमुख इमारतों पर कब्जा कर लिया। ऐसे में तब के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को श्रीलंका छोड़कर भागना पड़ा। नेपाल हो या बांग्लादेश, युवाओं के आक्रोश को हवा देने और जोड़ने में सोशल मीडिया ड्राइविंग सीट पर रहा। जेनजी की सबसे बड़ी ताकत है इंटरनेट से लैस स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया से कनेक्ट होने का हुनर।
लाइक, कमेंट और रिटेंशन के जरिए एल्गोरिदम को कम समय में विस्तार देने की क्षमता। इसका इस्तेमाल जेनजी आंदोलन से लेकर सत्ता बदलाव तक में करने लगा। इतिहास गवाह है कि अरब स्प्रिंग में कई मुल्कों में आवाम ने हुक्मरानों को उखाड़ फेंका था। हुक्मरानों के खिलाफ लोगों को सड़कों पर लाने में सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई। पर इस बात की क्या गारंटी है कि सोशल मीडिया के जरिए सड़कों पर उतरी जेनजी सचमुच आवाम की आवाज और उनका दर्द है? उसके पीछे किसी बाहरी ताकत का गुप्त एजेंडा नहीं है? सोशल मीडिया के जरिए जेनजी को सड़कों पर उतारने में कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है? सत्ता परिवर्तन या सत्ता हासिल करने की मंशा नहीं है? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचने में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका मानी जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप के दौर में कूटनीतिक रिश्तों को साधने और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। इससे बंद कमरे में बातचीत और आपसी सहमति जैसी बातों के लिए जगह दिनों दिन कम होती चली जा रही है। ऐसे में सोशल मीडिया के दबाव ने तुरंत एक्शन लेने के लिए हुक्मरानों को मजबूर कर दिया है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी धैर्य और संयम की जगह बहुत कम होती जा रही है। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सोशल मीडिया ने डिप्लोमेसी को बहुत खुला बना दिया है। सब कुछ कैमरे के सामने, हर मेल मुलाकात की लाइव स्ट्रीमिंग, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हर हाव भाव और एक्शन रिएक्शन को पूरी दुनिया देख रही, उसका अपने हिसाब से मायने निकाल रही। ऐसे में सोशल मीडिया ने कूटनीति को भी फटाफट बना दिया और हुक्मरान भी अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे। शासनाध्यक्ष, विदेश मंत्री या कूटनीतिज्ञ भले ही बात विदेशों में अपने समकक्ष से कर रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो अपने मुल्क के लोगों को संबोधित कर रहे होते हैं। उनके ऊपर हमेशा इस बात का दबाव रहता है कि अपने मुल्क के लोगों को भरोसा देते रहे कि राष्ट्रीय हितों से रत्ती भर भी समझौता नहीं हो रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हर दिन नए नए बयान देते हैं। अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के वादे के साथ सत्ता में आए राष्ट्रपति ट्रंप कभी दूसरे मुल्कों को धमकाते हैं, कभी हड़काते, कभी दूसरों को दूरी बनाने की नसीहत देते। जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, ये एक बहुत मजबूत और स्ट्रांग कम्युनिकेशन का स्रोत है, जिसके चलते आप बिजली की रफ्तार से अपना संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। और इसको लेवरेज, इसको मैं कहूँ तो एक्सप्लॉइट कर पाने में खासकर अमेरिका जैसे कंट्री सबसे आगे हैं। वहाँ पर सोशल मीडिया की, जो इसको कहते हैं कि आज की डेट में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस मेकर हो गया, इन्फ्लुएंस कर पाते हैं आप अपने हिसाब से। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि 2016 के जो अमेरिका के इलेक्शन थे, उसमें लंदन, यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, और कहा ऐसा जाता है कि वहाँ के जो चुनाव परिणाम आए उसको प्रभावित किया। पूरी दुनिया ने देखा कि 2020 में सत्ता हाथ से निकलने के बाद ट्रंप समर्थक सोशल मीडिया के जरिए किस तरह जुटे और वहां की संसद पर हमला तक कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप अच्छी तरह जानते कि वो आज जिस मुकाम पर हैं, उसमें सोशल मीडिया ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में वो सोशल मीडिया के जरिए अपने हर फैसले को सही बताने का मौका हाथ से नहीं जाने देते। इस लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप के अलावा दूसरे देशों के हुक्मरान भी पीछे नहीं। सोशल मीडिया के दौर की कूटनीति में नेशन फर्स्ट की सोच को आगे बढ़ाने का इस कदर दबाव बढ़ा है, जिसमें दूसरों के नुकसान के परवाह वाली सोच के लिए जगह दिनों दिन कम होती जा रही। इस बात की संभावना भी दिनों दिन बढ़ती जा रही कि दूसरे देशों में सरकारों को अस्थिर करने या लोगों के आक्रोश को हवा देने में सोशल मीडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल का चलन तेजी से बढ़ सकता है। सोशल मीडिया शक्ति भी है और संहार भी।
आज की तारीख में ज्यादातर हाथों में इंटरनेट से लैस स्मार्टफोन है और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए हर एक शख्स के पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं। ऐसे में दुनिया में एक नई तरह की